जीएस सरीन साहब, पीएम गति शक्ति 7 इंजनों के जरिए बढ़ रही है। उसका जिक्र किया वित्त मंत्री ने। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 7 इंजनों के जरिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कितना नजर आ रहा है हकीकत में? और इसके साथ ही इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और एक प्रतिक्रिया इस बात पर कि आपको क्या लगता था कि इस वाले बजट में इन 3 चीजों पर तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। देखिए, पहले हम वो 7 इंजन की बात करते हैं। जी, 7 इंजन है: रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज और लॉजिस्टिक और इंफ्रा। जी। अब रोड, रेलवे और एयरपोर्ट्स, जी ये तो पुराने ही मुद्दे हैं। जी। हमने बात की कि हम लाएंगे बुलेट ट्रेन, हाँ जी। वो एक भी नहीं आई अभी तक हिंदुस्तान में। ठीक है, उसके नीचे वाली कुछ ट्रेन्स का हुआ है, आज 400 ट्रेन्स का भी प्रावधान रखा गया है जी। तो ये रेलवे और रोड्स पुराने मुद्दे हैं, एयरपोर्ट भी पुराने मुद्दे हैं। मास ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट, सिवाय हम मेट्रोज को छोड़ के चाहे दिल्ली की बात कर ले जी। या मुंबई की बात कर ले, तो वहाँ तो जरूर हुई। अब वाटरवेज की बात कर रहे हैं, वाटरवेज की डेवलपमेंट्स ये सब लॉन्ग टर्म है। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि 25 साल के प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे। ये 7 इंजन जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है जी। 7 इंजन के थ्रू, ये अगले 20-25 साल के प्रोजेक्ट हैं, बट करने तो पड़ेंगे। अगर हम इस पे करेंगे तभी हमारी डेवलपमेंट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करेंगे तभी होगी। बट अब इसका पैसा कहाँ से आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान को अब इस पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको अपनी जेब से, तभी ये प्रोजेक्ट होंगे। दिस व्हाट आई फील कि महंगाई बढ़ेगी। जी, तो जी सरीन जी, अब ये साफ होता दिख रहा है कि अगर हमें 100 साल के भारत को होते होते बहुत कामयाब बनाना है तो महंगाई तो बढ़ेगी, और महंगाई तो पहले भी बढ़ी हुई है। 100 साल की जो आप बात कर रही हो, 100 साल की जो बात की है, वो 100 साल आने वाले 100 साल आरती नहीं, ये 25 साल जुड़ेंगे, 25 तो साल और जुड़ेंगे। हाँ, और ये कहा जा रहा है 75 साल पहले के। हाँ जी, यानी इस 25 साल में जो चीजें आएंगी तो बहुत सारे लोग शायद हम में से हो ना हो देखने के लिए, और कुछ बहुत सारे लोग होंगे। जी, जीएस सरीन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हो? केशव गर्ग जी, जीएस सरीन साहब आप बताइए, फिर केशव गर्ग आपके पास। ये 7 इंजन वाला 25 साल का ही प्रोजेक्ट है। ये ओवरनाइट होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, अगर ये प्रोजेक्ट को अगर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सबसे बड़ी बात है कि पैसा कहाँ से आएगा। प्रावधान, जो इस प्रोजेक्ट्स को प्रावधान, मतलब इसके लिए जो पैसे का प्रावधान है, वो इम्पोर्टेंट इशू है। जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ एक सेक्टर छूट गए कैसे, जैसे एजुकेशन पे वो डेवलपमेंट नहीं। इस दफा हेल्थ तो भूल ही गए। हेल्थ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही भी, हेल्थ में क्या करना है। हाँ, एक अच्छा स्टेप है डिफेंस एक्सपोर्ट वाला, कि हम इंपोर्ट कम कर देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा है। पैसा बहुत जनरेट होता है अगर आप डिफेंस में एक्सपोर्ट करते तो ये चीज़ें ठीक है धीरे, पर सब लॉन्ग टर्म है जी। ऑल आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट 25 ईयर्स। जी केशव जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ आज बजट स्पीच में। फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल लास्ट में एक पेज उठा करके बोला कि एक इन्फॉर्मेशन मेरे को अभी मिला है तो मैं बताना चाहूँगी। उन्होंने बोला कि जीएसटी का कलेक्शन जनवरी मंथ के अंदर हाईएस्ट रहा, जनवरी 2022 में, डिस्पाइट द कोविड। मैं एक बात याद, हम जब फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, मैं यहाँ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर सेंटर ने जो स्टेट्स का पैसा देना था जीएसटी में से, वो उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि आप आरबीआई से लोन ले लीजिए, जिसके ऊपर स्टेट्स ने नाराज़गी जाहिर करी और अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लोन लेकर के उन स्टेट्स को पैसा देना पड़ा। तो इसका मतलब ये था कि जो जीएसटी का पैसा जो स्टेट्स के लिए उन्होंने कलेक्ट किया, वो भी वो खुद खर्च गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी। हम जब फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, फिगर्स हम बहुत बड़ी बड़ी बोलते हैं, 1,40,000 करोड़ अगर आप जीएसटी की कलेक्शन कर रहे हैं हर महीने, तो आप स्टेट्स को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? स्टेट्स का डेफिसिट आप क्यों रख रहे हैं? कहीं ना कहीं उठता नजर आ रहा है। एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कंपनसेशन सेस जीएसटी के अंदर पहले 5 साल के लिए लागू किया गया था, जो कि 2022 तक लगना था। अभी क्योंकि वो स्टेट्स को पैसा पूरा नहीं गया और सेंटर उसको पूरा नहीं कर पाया, उस कंपनसेशन सेस को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। वो कंपनसेशन सेस कहाँ से जाएगा? आपकी और मेरी जेब में से एज अ टैक्स पेयर वो हमसे कलेक्ट किया जाएगा और फिर स्टेट्स को दिया जाएगा।
तो ये जो समझते हैं लोग, उनको ये बात समझ में आ रही है कि ये सिर्फ एक पैकेजिंग है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है गुरदीप जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा। हमें बहुत जाहिर सी बात है कि हेल्थ और एजुकेशन को लेकर लोगों की नज़रें भी थी, और कोरोना की वजह से और ये जो वक्त चल रहा है उसकी वजह से लोगों को ये भी लग रहा था कि सबसे ज़्यादा फोकस इस पर ही किया जाना चाहिए। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ और मानता हूँ कि अगर हमारी सरकारें लोगों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी ले लें, देश के सभी लोगों की, कि चाहे कितना ही इलाज कराना पड़े और चाहे कैसी शिक्षा आप हासिल करना चाहते हैं, तो लोगों की आधे से ज़्यादा परेशानी तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, उनके परिवारों की। लेकिन एक और बात का जिक्र किया गया कि व्यवसाय करने में सुविधा देने के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। तो ये नई चीज़ें हैं या पुरानी चीज़ें ही चली आ रही हैं, उसको एक नए फ्रेमवर्क में पेश किया जा रहा है? नहीं, ये कुछ चीज़ें तो पहले इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, जैसे एक राष्ट्र एक टैक्स के करते थे तो जीएसटी को लेकर आए थे हम, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन की बातें हैं, लेकिन अभी तक वो ऐसा नहीं है। जैसे हम सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अभी भी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, हम कहीं पे भी बैठ के वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन भी स्टेट वाइज है, फिर उसके बाद पैन के बेसिस पे है कि एक स्टेट में आप एक जीएसटी ले सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल बिजनेस करने हैं तो विद अप्रूवल आप और जीएसटी नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये आप बिकॉज ऑफ ऑनलाइन फैसिलिटी आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि अभी एक ही जगह एक ही रिज्म एक ही टैक्स और एक ही पोर्टल से हो गया, अभी मेरे ख्याल नहीं है वो। जी संजय राय जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, विपक्ष बार बार मुद्दा उठाता रहा है स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का, लेकिन इस बार के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं की कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। दूसरी बात यह है कि जीएसटी के सरलीकरण की मांग व्यापारी वर्ग उठाता रहा है। कह सकते हैं कि विपक्ष के पास अब बजट आने के बाद ये मुद्दे एक बार फिर से आ गए हैं। जी बिल्कुल, मुद्दे तो बहुत सारे आ गए हैं, और अभी इस पे जब चर्चाएं होंगी तब आपको दिखेगा कि सदन के अंदर कितने बार ये हंगामे हुए और सब चीज़ हुई। अभी इसकी बजट पे चर्चा होने की देरी है, अभी ये लागू नहीं हुआ, बजट पास होगा तो ना। अभी पास तो ये समझिए कि हुआ है, सरकार जब बजट बहुमत में तो पास करेगी। एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि जो 5 नदियों को जोड़ने का काम बात की गई है आज, ये लगभग 20 साल के बाद की गई है। ये चीज़ आप जनेश्वर मिश्र जब जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने इस बात को सदन में रखा था और सदन में इस बात को किया था कि सभी नदियों को बाढ़ से बचाने के लिए या क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए सभी नदियों को एक से एक जोड़ दिया जाए। और उसी वक्त अटल जी की सरकार थी, जिस समय वो मिनिस्टर थे, अटल जी की सरकार में ही चतुर्भुज योजना सड़कों की जो शुरुआत की गई थी तब शुरू की गई थी, जिसके बाद आज नेशनल हाईवेज का रूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये योजनाएं 20 साल तक ठंडे बस्ते में क्यों थी, आज क्यों याद आई? ये पुराने बस्तों को निकाले क्यों जा रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों को लागू किया जा रहा है। मनमोहन सिंह जब जिस समय अटल जी के सलाहकार हुआ करते थे, वो चीज़ें उस समय वित्त मंत्रालय ने पास की और वित्त मंत्री थे तब उन्होंने पास की, और उसके बाद वही चीज़ उन्होंने अपनी सरकार में इम्प्लीमेंट की। आज इन्होंने जो काम किया है, कल ये सरकार में आए ना आए, ऐसा रास्ता खोल जाएंगे, ऐसा गड्ढे खोद जाएंगे कि दुनिया बाद वाली भुगतेगी। एक आखिरी सवाल जीएस सरीन साहब, बहुत संक्षेप में 2 चीज़ों का जिक्र, हेल्थ और एजुकेशन को लेकर, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर जो हमारे सरकारी सेक्टर्स था, हेल्थ अस्पताल थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उन्होंने काफ़ी कुछ इस दौरान झेला है, काफ़ी कुछ इस दौरान उनके सामने परेशानी आई है। उसके लिए भी कुछ अलग से उनको भी राहत दी जाती ताकि उनका हौसला बढ़ता, उत्साह बढ़ता, जो खासतौर से प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या अस्पताल हैं। देखिए जनाब, मैं एजुकेशन की बात पहले करता हूँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, वो अपनी फीसें ले रहे हैं, चाहे स्टूडेंट घर बैठ के पढ़ रहा है चाहे कहीं बैठ के पढ़ रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई हाँ, जो ये हेल्थ सेक्टर है इसने बहुत झेला है। हमारा हेल्थ सेक्टर उस चीज़ के कोविड के लिए तैयार ही नहीं था। आपको पता होगा एक पीपी किट ही नहीं बनती थी यहाँ, तो अब वो डेवलपमेंट हुई है, बट अभी भी इस सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जैसे अभी हम डिफेंस में करते हैं तो हेल्थ में भी जरूरी है। जब हम ठीक रहेंगे तभी डिफेंस का फायदा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं एक गुरदीप जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे थे कि एक राष्ट्र एक पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन, जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 2014 में 140 नंबर पे थे। तो जो 2 लॉ, एक तो जीएसटी और एक इंसॉल्वेंसी लॉ, इन्होंने हमारी जो रेटिंग है बहुत इंप्रूव की और ईज ऑफ डूइंग में हमने काम किया है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ईज ऑफ डूइंग में काम नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं हुई है,
वो जो ऑनलाइन होनी चाहिए। तो ईज ऑफ डूइंग में आज हम 63 नंबर पे है, तो उसके रिजल्ट आ रहे हैं ईज ऑफ डूइंग में। और इंसॉल्वेंसी लॉ में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज़ थी भी पैसा आ गया जाना नहीं है, ठीक है सर। तो वो इंसॉल्वेंसी ने उसको किया है।